Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, UHS topic 4 physical chemistry का जो कि chemical bonding से associated था, जिसका lecture हमारा हुआ, उससे related जो test है, today test number 27, very interesting test. आज उसकी discussion है. So let's move towards the discussion. जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप टेस्ट अपने सामने देख रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से एसोसिएटेड, जिसमें हमने तमाम बातें जो पढ़ी थी आप अपने जहन में रखिएगा, उसको टेस्ट करना है. रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. सो बिस्मिल्लाह करते हैं. क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 51 की जो स्टेटमेंट है वो आप देख सकते हैं. द बॉन्ड लेंथ्स एंड द बॉन्ड एंगल्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द मीथेन, अमोनिया एंड वाटर में बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो. कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं, बड़े गौर से देखें. वो स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, उसमें वो बॉन्ड लेंथ बता रहा है, उसमें बॉन्ड एंगल्स की बात कर रहा है. यहाँ पे हमें इस बात का पूरा पता होना चाहिए कि इनमें क्या सारे बॉन्ड पेयर्स हैं या लोन पेयर्स हैं, और किसमें लोन पेयर्स कितने ज्यादा हैं. हमें वाटर, एमोनिया और जिसने बात की है हमारे पास मीथेन, इनमें यह भी पता है कि इनमें sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है और इनकी ज्योमेट्री का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो टेट्राहेड्रल होता है. लेकिन ड्यू टू द लोन पेयर डिस्टॉर्शन होती है और एक डिफरेंट रिजल्ट सामने आता है. सारी डिबेट मैंने इसलिए की कि आपको क्वेश्चन की फिलॉसफी समझ आ जाए. अब देखते हैं वो पूछता क्या है. वो बोलता है एक इंफॉर्मेशन डिलीवर करके, व्हाट कॉजेज द ट्रेंड इन द बॉन्ड एंगल्स शोन. क्या रीजन है बॉन्ड एंगल्स के जो हम डिफरेंस देख रहे हैं. ओके, नंबर 1 स्टेटमेंट बोलता है इंक्रीजिंग द रिपल्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. ये स्टेटमेंट ज़हन में रखिएगा, ये प्रॉब्लमेटिक है. कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें. नंबर 2 पे आते हैं. नंबर 2 में कहता है द नंबर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द मॉलिक्यूल, यस दे आर प्लेइंग देयर रोल, दे आर कॉजिंग मोर रिपल्शन, और उस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं. नंबर 3 में कहता है अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैविंग अ ग्रेटर रिपल्सिव फोर्सेस. सो नंबर 2 और नंबर 3 स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन में है, यही वो दो रीजंस हैं इनके वेरिएशन इन द बॉन्ड एंगल्स की, इवन के इनका बेसिक फ्रेमवर्क सेम था. तो अब वो क्वेश्चन क्या करता है, वो पूछता है कि कौन सी ऑप्शन है जो कि बॉन्ड एंगल्स पे इफेक्ट कर रही है. सो स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 चार्ली ऑप्शन. वेरी सिंपल, वेरी क्लियर. मैंने सारी केमिस्ट्री एक्सप्लेन की सो दैट यू आर गोइंग टू रिवाइज. वेस्पर थ्योरी में जो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन द लॉन पेयर और उसके बाद लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में. फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने ऑरली आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास अगर एक फिक्स्ड ज्योमेट्री में कोई भी इररेलेवेंट या अदर देन अदर एटम्स या हेटेरो एटम आ जाए और अगर लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब होती है. सो उसको अप्लाई किया, उस वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो गया. सो दैट्स व्हाई चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स. स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा है. आयनिक बॉन्ड डेफिनेटली आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है. वो कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की एंथैल्पी की बात कर रहा है ऑफ द केटाइन फॉर्मिंग द एलिमेंट शुड बी लो. स्टेटमेंट देख लेते हैं. अच्छा देखते हैं. डेल्टा एच द लैटिस एंथैल्पी शुड बी लो, दैट इज लेस नेगेटिव. वेल, ये स्टेबल आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा है. सो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर रहा है नंबर 3 स्टेटमेंट में. वो कहता है ऑफ द एनाइंस फॉर्मिंग एलिमेंट शुड बी मोर नेगेटिव. अच्छा, 3 स्टेटमेंट्स पढ़ ली. मैं किसी भी आंसर की तरफ जाने से पहले उसका क्वेश्चन देखूंगा वो क्या कहता है. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द स्टेबल आयोनिक बॉन्ड. इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है. स्टेबल आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहा है. मैं डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होता है? जिसकी एनर्जी कम होती है. गॉट इट. जब बॉन्ड बनता है तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उसके बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होगी डेफिनेटली वो उतना स्टेबल होगा. ये बात हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सो अगर मैं देखूं उसने मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो नंबर 2 स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा जो मैंने कहा था कि डिस्टर्बिंग है. वो नंबर 2 स्टेटमेंट में कह रहा था कि लैटिस एनर्जी शुड बी लो. लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड. गॉट इट ना, रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड. अगर मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो फिर मेरे पास एब्जॉर्ब होगी. अगर मैं बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड मेकिंग हो रही है तो वो रिलीज होगी. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ये डिस्टर्बिंग है, ये लो नहीं होनी चाहिए. दैट मस्ट बी हाई. जितनी ज्यादा लेटेस्ट एनर्जी होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर रहा हूं क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही
इजी है लेकिन कंफ्यूजिंग है, सो इसलिए इन वर्ड्स के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। सो फोकस ऑन दिस। मेरे पास अगर आंसर आता है इनकरेक्ट ऑप्शन का, तो मेरे पास बीटा ऑप्शन जिसमें नंबर 2 स्टेटमेंट के बारे में लेटेस्ट एनर्जी की गलत इंफॉर्मेशन दी गई है वो मेरा आंसर है, और इसकी करेक्शन भी मैंने बोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following molecule has greater bond energy? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी है, और डेफिनेटली इसमें ये कॉन्सेप्ट भी हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन का जो फैक्टर है वो जितना कम होता है, मैंने लेक्चर में बताया था, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी है वो पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ने जो मुझे ऑप्शंस बताई हैं, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन के होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, N2 दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, 5 इलेक्ट्रॉन है दोनों नाइट्रोजन के पास, ठीक है। रिपल्शन भी उस पैटर्न में देख लें। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसमें तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है, यू नो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, रेलेवेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो हमने पहले भी पढ़ा है और आगे भी पूछा जा सकता है। फ्लोरीन की नॉर्मली कम होती है क्योंकि इसके स्मॉलर साइज में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है जिसकी रिपल्शन होती है, इसको जल्दी डिसोसिएट किया जा सकता है। सो ये डिबेट आ गई। हाइड्रोजन इज माय आंसर। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, यू बेटर नो 436 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ये एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स तो हैं, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनके दरमियान इन दोनों एटमों के पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड बनता है उसको इतनी रिपल्सिव फोर्सेस का सामना नहीं करना पड़ता, बस वो जो न्यूक्लियाई है उनकी रिपल्शन का फैक्टर होता है। इसलिए मेरे पास ये जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसको तोड़ने के लिए ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये जब बॉन्ड बना था तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करके बना था। सो बॉन्ड एनर्जी मैंने अभी डिफाइन किया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म, और अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म। गॉट इट? सो मेरे पास जो आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज चार्ली ऑप्शन। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आप मेमोराइज बेस पे भी इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो मैंने टेबल पेपर में आपके सामने बनाया है, आप देख सकते हैं, जिसमें उसने कहा कि नाइट्रोजन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी 163 है, फ्लोरीन की 155 है, हाइड्रोजन की जो मेरा आंसर है 436 किलो जूल्स पर मोल है, और ऑक्सीजन की 146 किलो जूल्स पर मोल होती है। सो ये डाटा अपने जहन में रखिएगा, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा जो आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 54 माय डियर स्टूडेंट्स। पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को ज़हन में रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यूज की बेसिस पे नॉन पोलर, पोलर और आयनिक कैरेक्टर की बात ज़हन में रखिएगा। अब बात करते हैं, पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज क्वांटिटेटिवली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डायपोल मोमेंट। यस, यू बेटर नो द कॉमन फार्मूला। The dipole moment may be defined as the product of the electric charge Q exactly and the distance between the positive and the negative centers exactly. It is used to determine, अच्छा जी, उसने डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टीज में जो उसका प्रैक्टिकल यूज है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो पूछी है, इसको हमने लेक्चर में डिस्कस किया था। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में कहता है परसेंटेज आने कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, हाँ इन्वॉल्व है डायपोल मोमेंट में, परसेंटेज आने कैरेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट। फार्मूला मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, आपको याद है। उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ओनली। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फैक्टर इंटरफेयर करते हैं, ये दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज द चार्ली ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट इज गोइंग टू जस्टिफाई द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर एज वेल एज द बीटा ऑप्शन, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल ओनली। ऑफ कोर्स डायपोल मोमेंट हम जानते हैं ना, मैंने एक लाइन बोली थी, रिपीट कर रहा हूं, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जो परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन हो, परफेक्ट ट्रायंगुलर प्लेनर हो, लीनियर हो, जो भी परफेक्ट ज्योमेट्री होती है उसकी डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट 0 होती है। तो अगर मुझे कोई डायपोल मोमेंट कह दे कि इस मॉलिक्यूल की 0 है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है, मुझे पता है CO2 इंटरनली तो पोलर है लेकिन ओवरऑल नॉन पोलर है, क्योंकि नेट इफेक्ट 0 हो जाता है, लीनियर ज्योमेट्री में कैंसल आउट हो जाता है। तो मैं डायपोल मोमेंट से जज कर सकता हूं ना कि क्या ज्योमेट्री हो सकती है। अगर डायपोल मोमेंट 0 आ रही है तो जो भी ज्योमेट्री होगी परफेक्ट होगी। सो यस, दिस इज द यूज ऑफ द डायपोल मोमेंट, जिसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज। क्लियर है? सो इसमें मेरे पास जो आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 54 के, इट्स वेरी सिंपल, चार्ली ऑप्शन, दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीडी की बात करें जी, हम देखते हैं A sigma bond is always stronger than a pi bond. अच्छा स्टेटमेंट ऑब्जर्व कर लेते, देखते क्वेश्चन क्या कहता है। सही है,
कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ SS and SP ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है। नंबर 3 में कहता है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ वेल, नोटिफाई कीजिएगा, यहाँ पे एक फैक्टर नोटिफाई कीजिएगा, सही है। नंबर 4 में कहता है मेरे पास ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। मैंने नंबर 3 स्टेटमेंट्स पे क्यों कहा कि नोटिफाई कीजिएगा? नॉर्मली स्टूडेंट, मैंने लेक्चर में भी बताया था, नॉर्मली स्टूडेंट ये इमेजिन करता है कि चूंकि एस सबशेल की एनर्जी लोअर होती है, इसलिए जब उसका ओवरलैप होगा जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप यहाँ पे ट्रेंड देख रहे हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, SS ओवरलैप की जो बॉन्ड एनर्जी उसने SP और PP की बात की है। यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे PY और PZ की बात नहीं हो रही, PX की ओवरलैप की बात हो रही है। PX लीनियर ओवरलैप करते हैं ना, साइड ओवरलैप नहीं करता, वो तो PY और PZ करते हैं। चूंकि बात सिग्मा बॉन्ड की कर रहा है, आई एम स्पेंडिंग माई एनर्जी जस्ट फॉर यू पीपल ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए कि SS के ओवरलैप से स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड बनता है, ऐसा नहीं है। ठीक है कि एनर्जी लोअर होती है, हमारे पास स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, लेकिन इसके साथ एनर्जी लोअर होने के साथ सिमेट्री, एक्सिस एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैटर करती है। हमारे पास PX में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, हमारे पास उसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और वो यही शो कर रहा है। सो मैंने नंबर 3 स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया, एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में इसको चूज कर सकते थे कि ये गलत है। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जिसको मैंने रिवाइज किया वंस अगेन फॉर यू पीपल इन द टेस्ट। सो मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स, अगर उसने पूछा कि बताएं कि हमारे पास विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सारी की सारी करेक्ट हैं। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। आई एम जस्टिफाइंग, आई एम डिस्कसिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 56 आज के टेस्ट का। इथीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन द 2 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड ओनली। अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो स्टेटमेंट में कंफ्यूजन है। 2 कार्बन एटम्स इन इथीन, इन अल्कीन, दे आर ज्वाइनिंग टुगेदर, सिग्मा बॉन्ड ओनली। मैं डियर स्टूडेंट्स ऑप्शंस को पहले देखें। हमें पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, हमें पता है। स्टेटमेंट को डिबेट नहीं करनी। क्या पता उसने क्वेश्चन ही सिग्मा बॉन्ड के हवाले से किया हो कि किस नेचर का सिग्मा बॉन्ड। एग्जैक्टली वो यही पूछ रहा है कि एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस नेचर का है, किस ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से बना है। तो मैं भी आंसर करता हूं। तो हम जानते हैं कि अल्कीन में, यानी स्पेसिफिकली ईथीन में जो तो कार्बन है sp2 हिब्रिडाइज्ड, हाँ, और उसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, अगर कार्बन हाइड्रोजन से बना है तो sp2s ओवरलैप कार्बन हाइड्रोजन का होता है। कार्बन कार्बन में कौन सा होता है? sp2 ओवरलैप। सो वेरी सिंपल, Charlie option is my answer. Very simple, very clear and justifiable answer. उसने कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड के बारे में पूछा कि बताओ सिग्मा बॉन्ड किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बना है। हमें पता है sp2 और sp2 ओवरलैप करते हैं दोनों कार्बन एटम के, एंड वी आर गेटिंग द सिग्मा बॉन्ड्स। और एक और रिलेटेड एमसीक्यू माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो 5 लाइन मैंने वेस्पर में बताई थी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिले या एक हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी भी दूसरे ऑर्बिटल से मिले, सिग्मा बॉन्ड बनता है। चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक उसने मॉलिक्यूल बता दिया, स्ट्रक्चर मैंने देख लिया। नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है BF3 को, अल्फा में कहता है NH3 बिफोर रिएक्शन इज इन द गैसियस स्टेट। हाँ, जब एक नया बॉन्ड बना रहे हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो एक यूनिट दूसरा यूनिट भी गैसियस स्टेट में होगा, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तभी एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे। BF3 बिफोर रिएक्शन, बिफोर दिस रिएक्शन, यस इट इज इन द गैसियस स्टेट। नंबर 3 स्टेटमेंट चार्ली में कहते हैं अडक्ट प्रोडक्ट इज इन द सॉलिड्स, एडिशन प्रोडक्ट, अडक्ट कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, अडक्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स आयनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। बट डियर स्टूडेंट्स यू बेटर नो कि इसने कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। क्या डेल्टा ऑप्शन में अगर आप गौर फरमाएं, देखें व्हाइट बोर्ड पे मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया। बट डियर स्टूडेंट ये देखें, NH3 गैसियस फेज में आ गया, लेट्स सपोज BF3 गैसियस फेज में आ गया। अब ठीक है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेट्स सपोज इसमें हमारे पास एक करैक्टर है। तो जब ये लोन पेयर डोनेट करता है अपना बोरॉन को,
बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 3 का मेंबर है बोरोन, इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन आके इसका ऑक्टेट पूरा नहीं करते, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास जब लोन पेयर की डोनेशन होती है, यू बेटर नो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज कॉल्ड एज सेमी पोलर बॉन्ड। एमडी कैट है, मैं तमाम रिलेटेड वर्ड यूज करूंगा जो ए लेवल्स में भी आए, एफएससी में भी, या डेटिव बॉन्ड जिसको हम कॉमनली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। डेल्टा स्टेटमेंट में इसने बिल्कुल नाम नहीं लिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का, और इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इस यूनिट में, इस मॉलिक्यूल में, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास देयर इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट, सो डेल्टा ऑप्शन इज रॉन्ग। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, which of the following groups of the elements form ionic bond with each other? हम जानते हैं आयनिक बॉन्ड कब बनता है। मैं तमाम कॉन्सेप्ट को टेक्निकली रिवाइज करूंगा बिकॉज दिस इज एमडी कैट। पहले तो आयनिक बॉन्ड, मैं नहीं कह रहा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा होता है तो जो बॉन्ड होगा, सिवाय स्पेशल केसेस के जिसमें H पॉजिटिव आयन का सीन आता है, वो मैंने लेक्चर में भी बताया था, अगर उससे रिलेटेड एमसीक्यू आया तो मैं शेयर करूंगा। मैं अभी ये फोकस कर रहा हूं कि नॉर्मली 1.7 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो बॉन्ड आयोनिक बनता है। अब हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड पे ग्रुप 1 और 2A के एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर टॉप टू बॉटम और ज्यादा करैक्टर मेटालिक हो जाता है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये फैक्टर है, लेकिन उनके पास राइट साइड लेफ्ट साइड पे मौजूद है, और वो जब राइट साइड पे नॉन मेटल से मिलते हैं ग्रुप 6 से और 7A से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉर्मली 1.7 से ज्यादा होता है, सो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, तो उसने अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, व्हेन दे आर गोइंग टू कंबाइन विद ग्रुप 6A चैल्कोजेंस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, गॉट इट, और हैलोजेंस, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ठीक है। एस्टाटीन चूंकि रेडियो एक्टिव है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। तो आप लोगों के पास एक मेटल है, नॉन मेटल है, उनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, सो दे आर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड। अल्फा ऑप्शन इज द सुटेबल मोस्ट आंसर, जिसको मैंने क्लिक किया, चूज किया, और ये आपका आंसर है, जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टेबल बना हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आज का पेपर है बहुत खूबसूरत पेपर है, हाईली इंफॉर्मेटिव पेपर है, ये प्रीवियस एमडी कैट के क्वेश्चंस पे, और इसको मॉडिफाई किया गया ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मिले। इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टेबल्स आपके सामने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जी, नंबर 1 में कहता है एथेनॉल मॉलिक्यूल, इथाइल अल्कोहल की बात कर रहा है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, यस वी नो दैट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी वजह से वो सोलुबल भी होता है वाटर में। फिजिकल स्टेट लिक्विड है, 78.5, ठीक है, इसको बॉइलिंग पॉइंट है, क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 2 में कहता है कि HCl मॉलिक्यूल, द डायपोल फोर्सेस, वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन, मैंने कहा था फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट्स हैं, जब हाइड्रोजन के साथ होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और HCl एक बॉर्डरलाइन गैस है, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बल्कि डायपोल फोर्सेस होती हैं, एग्जैक्टली उसी की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट -85.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। नंबर 3 एनहेक्सेन, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। हाइड्रोकार्बन्स टिपिकल प्योर अल्केन हाइड्रोकार्बन्स, नॉन पोलर इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस बताई थी लेक्चर में, तो मैंने कहा था कि जब मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और साइज इनलार्ज करता है तो पोलराइजेशन होती है, सारे स्टेप पोलराइजेशन से इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बनते हैं और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस करती हैं, फिर जो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है लिक्विड, ठीक कह रहा है। नंबर 4 में कहता है कि हमारे पास सीजियम फ्लोराइड आयनिक बॉन्ड, जेन्युइन 92% आयनिक करैक्टर। यहाँ पे एक और रिलेटेड एमसीक्यू एमडी कैट का, तो वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आयनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट, 100% आयनिक करैक्टर नहीं होता, मैक्सिमम सीजियम फ्लोराइड में 92% होता है। बिल्कुल ठीक है, आयनिक बॉन्ड है, सॉलिड है, उसका उसने बिल्कुल 1251 उसका बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया है। स्टेटमेंट क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दे ऑल आर करेक्ट। सो वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन फॉर यू, जिसको मैंने दोबारा नरेट किया फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वर फीलिंग एनी काइंड ऑफ द कंफ्यूजन। सो डेल्टा ऑप्शन इज अ वेरी क्लियर आंसर, सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60।
डॉट एंड क्रॉस मॉडल, मैंने लेक्चर में बताया था ना ये ट्रिक करेंगे आपको, कैसे ट्रिक करेंगे, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको, लेकिन कहीं पे बॉन्ड में 2 डॉट्स लगा देगा, जहां पे क्रॉस आना चाहिए 1 डॉट आना चाहिए, बॉन्ड मेकिंग में 1 क्रॉस होता है 1 डॉट होता है, या कहीं पे दोनों क्रॉस लगा देगा। तो इस चीज से रिलेटेड भी स्ट्रक्चर दे के क्वेश्चन पूछ सकता है। सो अभी उसका क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, एक उसने मुझे एक वैलेंस शेल बताया जिसमें 5 प्रोबेबली ये नाइट्रोजन हो सकता है, ये फास्फोरस हो सकता है, देखते हैं। अच्छा हाइड्रोजन, और क्वेश्चन क्या करता है, चूज द राइट मॉलिक्यूल विच फॉलो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। वेल माय डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स माय डेल्टा ऑप्शन। ये अमोनिया के बारे में बता रहा है। हमारे पास एक यूनिट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वैलेंस शेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 5A में, जिनको हम निक्टोजेंस कहते हैं, जिनको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, उसका रेफरेंस दे रहा है। और ऑप्शंस में मेरे पास सिर्फ पॉसिबल ऑप्शन नाइट्रोजन की NH3 है। सो दैट इज माय आंसर, डेल्टा ऑप्शन। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, दिस इज डेल्टा ऑप्शन। बड़े ध्यान से आंसर करना है, लेकिन इससे पहले जो मैंने बात की थी ना वो भी जहन में रखिएगा, वो भी आ सकता है अगर डॉट एंड क्रॉस चेंज कर दे और पूछे बताओ कि यार ये स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं, तो फिर आपने रेलेवेंट आंसर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 61, which one of the following compound has both covalent and ionic bond? ओके, वो सारी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, वो तमाम एग्जांपल्स जो मैंने लेक्चर में दी थी जहन में रखिएगा। NaCl आयोनिक है जी, CaO आयोनिक है, NaOH सोडियम आयन, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, आयनिक बॉन्ड आ गया। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो क्या है, वो मेरे पास कोवेलेंट है। उसने क्वेश्चन क्या किया था कि वो हाईलाइट करें जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी हो और आयनिक बॉन्ड भी हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा एंड डेल्टा ऑप्शन सारी प्योर आयनिक बॉन्ड्स हैं। चार्ली इज माय आंसर, जिसको मैंने जस्टिफाई कर दिया। वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और ये आपको पता है चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 62, which of the following molecule has the permanent dipole forces? ओके, हम देख लेते हैं। सॉलिड आयोडीन की बात कर रहा है, इसमें डायपोल फोर्स होती है? नो, मैंने अपने लेक्चर में बताया था, मैं रिवाइज कर रहा हूं कि वैन डर वाल फोर्सेस की आगे 3 कैटेगरीज हैं। डायपोल जिनको हम कीसन फोर्सेस कहते हैं, इसमें दोनों मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, ठीक है। फिर मैंने नंबर 2 पे बताया था डिबाई फोर्सेस, जिसमें एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और फिर मैंने कहा था लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसमें दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, जिसका मैंने अभी तस्करा किया था थोड़ी देर पहले। तो आयोडीन हैलोजेंस हैं, इसमें हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से मोलेकुलर क्रिस्टल बनती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। सो अल्फा नहीं है। सॉलिड आइस में, माय डियर स्टूडेंट, यू बेटर नो, आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो डायपोल की बात वो कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ सेपरेट क्लास ऑफ द फिजिकल फोर्सेस, द स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल बॉन्ड इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। सारी बातें। माय आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, क्लोरोफॉर्म। इसमें मेरे पास डायपोल इंटरेक्शन होती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपकी एग्जांपल्स में भी जस्टिफाई किया गया है। और जहां तक लिक्विड नोबल गैस का ताल्लुक है, तो हैलोजेंस में और नोबल गैसेस में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। सो उसने डायपोल फोर्सेस पूछी। माय आंसर इज चार्ली। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, डियर स्टूडेंट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रॉबैक ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग MD कैट में बहुत कंफ्यूजिंग करते हैं। मैंने लिमिटेशंस के ऊपर भी बहस की थी, नॉट द लिमिटेशन वर्ड भी जस्टिफाई किया था, और ड्रॉबैक, और साथ में वो ड्रॉबैक बता रहा है, यानी गलत स्टेटमेंट्स बता रहा है, यानी वो स्टेटमेंट बता रहा है कि जो कि VBT जस्टिफाई नहीं करती। उसने VBT ही की बात की है, और साथ में कह रहा है विच इज नॉट द ड्रॉबैक, यानी मैंने वो स्टेटमेंट देखनी है कि स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। MD कैट, आई एम पुटिंग माई एनर्जी जस्ट फॉर यू पीपल ऑन दिस लाइन। स्टेटमेंट को देखना जरूरी है कि मेरे पास वो स्टेटमेंट जो कि ड्रॉबैक नहीं है, जो कि एक्सप्लेन होती है बाय VBT, उसको देखना है। स्टेटमेंट नंबर ए देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, उसने कहा नॉट द ड्रॉबैक, हम देखते हैं दैट वाज द ड्रॉबैक। VBT नहीं जस्टिफाई करती। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन, नहीं, VBT का ड्रॉबैक है, ये जस्टिफाई नहीं होता। वो तमाम पॉइंट्स, द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ड्रॉबैक है VBT का, VBT जस्टिफाई नहीं कर सकती। VBT ABC तीनों स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकती, ये VBT के ड्रॉबैक हैं। एज एन इंफॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। मैं डेल्टा ऑप्शन देखता हूं, द फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। व्हाट डू यू थिंक? VBT ये जस्टिफाई करती है। This is not the drawback. This is not the drawback. This is being justifiable by the valence bond theory. So delta option is my answer.
अब आपके सामने एक एक हर्फ को सेपरेट करके क्यों बोला गया, सो दैट यू कैन रियलाइज कि आपने जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा आंसर नहीं कर देना। आपने क्वेश्चन की नेचर को समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है, जो ड्रॉबैक नहीं है, जो जस्टिफाई होता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। आई होप right now you have got the clear idea about the question. Question number 64. The distance between the nuclei of the two atoms forming a covalent bond is called, जी बताएं क्या किसकी डेफिनेशन है, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड है, चाहे आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। सिंपल, इट्स डेफिनेशन ऑफ द bond length. Beta option, that's my answer, very simple. Move to the next question. Question number 65. In which of the following molecule the bond angle has the greatest value? सारा वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। बॉन्ड एंगल की बात करने जा रहे हैं, याद ना, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, उनकी हिब्रिडाइजेशन, फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और हिब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एक पैच में, कलेक्टिव शेप एक पैच में, और फिर उनके बॉन्ड एंगल्स, फिर उनके बॉन्ड एंगल की डिस्टर्बेंस बाय द लोन पेयर, सारा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम उसने बॉन्ड एंगल पूछा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो लीनियर मॉलिक्यूल है 180 डिग्री, 180 डिग्री। आई थिंक सो यही आंसर होगा, क्योंकि दो ही तो यूनिट हो सकते हैं, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 180 हो सकता है, लेकिन बाकी भी हम देखेंगे। BF3 में 120 होता है, CH4 परफेक्ट टेट्राहेड्रल 109.5 होता है, डेल्टा में SO2 होता है, SO2 है, और SO2 में लेस देन 120 होता है क्योंकि लोन पेयर आता है, ठीक है। सो अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है जो कि इसमें मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 माय डियर स्टूडेंट्स। नो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसे हम कर्नल बॉन्ड भी कहते हैं। मैंने वर्ड कर्नल बॉन्ड भी यूज किया था, दोबारा यूज कर रहा हूं क्योंकि एक ग्रुप की स्टडी में ये नाम भी यूज आया है। कर्नल बॉन्ड, KERNEL, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनने वाला आयोनिक बॉन्ड, ये एक ही चीज का नाम, आयोनिक बॉन्ड की बात हो रही है। गॉट इट? सो नो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज 100%, मैं बता चुका हूं यानी कि नेचर। दिस इज बिकॉज ऑफ, भाई ये मैंने रीजन इंफॉर्मेशन दी थी, वो उसने वही पूछ लिया। देखें वो कहता है दिस इज बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट आयनिक रिएक्टर इन प्रेजेंट CSF1। ये इंफॉर्मेशन है, ये बात ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है। उसने मुझसे रीजन पूछी है, ये तो इंफॉर्मेशन है कि सीजियम फ्लोराइड में 92% आयनिक रिएक्टर होता है, लेकिन रीजन तो नहीं है कि 100% क्यों नहीं होता। मैंने रीजन देखनी है, सो इसको मैं चूज नहीं कर रहा। बीटा ऑप्शन को देखूंगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टू सम एक्सटेंट ओनली, यस। हमारे पास जब भी आयनिक बॉन्ड बनता है, कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के यूनिट को ध्यान में रखते हुए, एक यूनिट कभी भी कंप्लीटली डोनेशन नहीं करता अपने इलेक्ट्रॉन की। इस पे बात हुई थी। सो बीटा ऑप्शन इज चार्ली। देखते हैं, व्हेन केटाइंस एंड द एनाइंस अप्रोच ईच अदर polarizability increases also। ये these both options are my answer। ये दोनों वो reasons हैं, these are the reason, B and C option। So delta option is my answer, because of which 100% ionic bond does not exist, क्योंकि हमारे पास उनकी पोलराइजेशन अप्रोच करने पे बढ़ जाती है। दूसरा वेरी सिंपल, जो मैंने बीटा ऑप्शन में कह दिया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बहुत होती है, कंप्लीट डोनेशन नहीं होती। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर था डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड एक्सेप्ट, वंस अगेन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन दिया, एक्सेप्ट देखने को मैच नहीं करती, बाकी मैच करती हैं। टेबल बना हुआ है जी। कहता है ऑप्शन ए में मीथेन CH4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 109.5 परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन है, बिल्कुल सही कह रहा है। बीटा ऑप्शन इथीन, अल्कीन, फॉर्मूला सही दे दिया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस मॉलिक्यूल बिकॉज यू हैव स्टडीड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो। 120 परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन है, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, कोई हेट्रो एटम भी नहीं है, परफेक्ट ज्योमेट्री है। ये वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस कराया था अपने लेक्चर में आप लोगों को कि परफेक्ट ज्योमेट्री से मुराद ये होता है कि जो अजम्पशन है, जो परफेक्ट एंगल है वही हो, और ये तब डिस्टर्ब होती है जब कोई लोन पेयर आ जाए या कोई हेट्रो एटम आ जाए। क्लियर है? सो अभी तक दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चार्ली ऑप्शन की बात करते हैं। इथाइन sp हाइब्रिडाइजेशन है, बिल्कुल ठीक है, लीनियर 180 डिग्री सही है। अगर मैं टेबल में डेल्टा ऑप्शन पे देखूं तो प्रोपीन की बात करता है, sp2 ही कह रहा है सिर्फ। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है,
प्रोपीन में एक जो CH3 है जो स्टार्ट में लगा हुआ है भाई, वो तो sp3 हिब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन sp3 प्लस sp2 दोनों आनी चाहिए भाई। 2 कार्बन में डबल बॉन्ड है ना, तो वो दोनों तो sp2 हो गए, लेकिन एक जो CH3 वाला है जो सारे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दैट इज sp3। इस वजह से मॉलिक्यूल बिल्कुल प्लेनर नहीं है, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, क्योंकि इसमें एक यूनिट sp3 हाइब्रिडाइज्ड मौजूद है। सो ये ऑप्शन जो है ना ट्राइगोनल प्लेनर एंड 120, ये टोटल रॉन्ग है, ये कंप्लीट मॉलिक्यूल की डिस्क्रिप्शन नहीं है। प्रोपीन बोला तो उसमें मैं तमाम कार्बन कंसीडर करूंगा, मैं वो कार्बन भी कंसीडर करूंगा जो sp3 हिब्रिडाइज्ड है, जो कि स्टार्ट में है, जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, जो CH3 है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। ये इररेलेवेंट है, ये गलत है, बाकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। Which one of the following factors does not increase the bond energy? बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बॉन्ड एनर्जी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना मतलब ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तोड़ने के लिए, या बनते वक्त उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मैं दोनों चीजें साथ लेके चल रहा हूँ बिकॉज दिस इज MDCAT। अब वो कहता है कि which does not increase the bond energy? ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर, यू नो बॉन्ड ऑर्डर मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से एसोसिएटेड है। यू बेटर नो, MDCAT के सिलेबस में MOT उसने इतनी डिस्कस नहीं की, बट यू नो बॉन्ड ऑर्डर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। आई एम एक्सप्लेनिंग एंड टेलिंग यू, वर्ड आ गया है। एक डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है, तो जारी बात है जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, सही कह रहे हैं। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बोल चुका हूं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। स्मॉलर साइज, ऑफ कोर्स साइज स्मॉलर होगा, न्यूक्लियर करीब होंगे, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। डेल्टा इज माय आंसर। ग्रेटर बॉन्ड लेंथ होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी। उसका क्वेश्चन था कि वो कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता, डेल्टा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। डेल्टा इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69 स्टूडेंट्स, वेरी गुड पेपर। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट correctly matched? You know, valence shell, electron pair repulsion theory, shapes of molecules, lone pair bond pair का concept, lone pair की repulsion ज्यादा, उसकी वजह से bond angle की disturbance, और सारी केमिस्ट्री जहन में रखिए। अब देखते हैं टेबल एग्जांपल्स जो मैंने जस्टिफाई की थी और मैंने कहा था आप भी पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। पहले मैं कहता है ये भी 4 टाइप है, ठीक है, 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, करेक्ट मान लिया। लोन पेयर नहीं होगा तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगी। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, यस, NH4 बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहा है। NH3 में पिरामिडल है, लेकिन जब NH3 अपना लोन पेयर डोनेट कर देती है H पॉजिटिव आयन को, अमोनियम आयन बन जाता है, तो वो मैंने कहा ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रैक्टिकली तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ही है ना, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब वो उसने चारों एक जैसे एटम्स को अटैच कर लिया तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नंबर बी ऑप्शन AB3E। अच्छा, लोन पेयर को निकाल दिया ना उसने, एक लोन पेयर कर दिया, 3 बॉन्ड पेयर कर दिए। मैंने अभी बात की NH3 की, मैं अभी बात करता हूँ PCl3 की, मैं बात करता हूँ एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स की। मैंने शेप जब देखनी है तो शेप में अफेक्ट तो होता है लोन पेयर का, लेकिन कंसीडर नहीं किया जाता। कंसीडर हम बॉन्डेड एटम्स को ही शेप में करते हैं। दोबारा बोला, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो मेरे पास पिरामिडल शेप आती है, बिल्कुल सही कह रहे। एग्जांपल PH3 की दे दी, PCl3 की, NH3 की, ग्रुप 5A के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, 3 यूनिट लगा दी, एक लोन पेयर मौजूद है, बिल्कुल सही है। चार्ली में कहते हैं AB2E2, आप 2 लोन पेयर कर दिए हैं जी उसने, और उनकी रिपल्शन V शेप बेंट एंगुलर, क्यों? H2O है ना, क्यों भाई? मैंने कहा था अभी कि लोन पेयर शेप में नहीं कंट्रीब्यूशन, लेकिन ज्योमेट्री में, हिब्रिडाइजेशन में शामिल होंगे। उसकी वजह से उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन जो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक मैं जब शेप की बात करता हूं तो मैं लोन पेयर्स को कंसीडर नहीं कर रहा होता। इफेक्ट कर रहे हैं ना, शेप में मैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को देखूंगा तो मुझे बेंट एंगुलर या वी शेप स्ट्रक्चर नजर आता है H2O का। माय डियर स्टूडेंट, मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं और मैंने वेस्पर थ्योरी का एक और पॉइंट आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था। दिस इज वर्थ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। वेस्पर थ्योरी में 2 एटम्स के दरमियान चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स को भी हम शेप के मामले में एक बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं। SO2 में हमें पता है कि सल्फर जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक एटम से बना रहा है, दूसरे से भी डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन उसके बॉन्ड पेयर को हम 2 कंसीडर करते हैं।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट तो अभी तक ठीक आ रही हैं। डेल्टा में कहता है AbE3। बाय द वे मुझे ये बताए, वेस्पर थ्योरी में जब शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो क्या हम मिनिमम स्टैंडर्ड 2 बॉन्ड पेयर्स का नहीं लेके चलते? जी, तो वो एक बॉन्ड पेयर कह रहा है टोटली इररेलेवेंट। हाउ कुड यू सी दैट? एग्जांपल जो उसने BeCl2 की लिखी है, इसमें तो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। बिल्कुल गलत है। बॉन्ड पेयर 2 होंगे तो ज्योमेट्री स्टार्ट होगी, शेप स्टार्ट होगी वेस्पर में। सो दिस इज इररेलेवेंट एंड वेरी क्लियर एंड वेरी इजी, बट आई नरेटेड whole Vesper theory for you people right now in this information. That is my answer. Next question is question number 70. Which one of the following characteristic properties is not shown by ionic compounds? Okay, they are soluble in polar solvents. ठीक कह रहा है। they conduct electricity in the molten state और solution form, बिल्कुल ठीक कह रहा है। they are in the solid state normally, yes, crystals होती हैं। आइसोमेरिज्म डेल्टा, डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर में बताया था, ऑर्गेनिक में भी मैंने बताया था, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं। बहुत खूबसूरत सवाल है। आइसोमेरिज्म इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म हर वो मॉलिक्यूल, चाहे ऑर्गेनिक है चाहे इनऑर्गेनिक है, शो करेगा जिसमें डायरेक्शनल बॉन्ड होगा। और आयोनिक बॉन्ड इज अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। आयोनिक क्रिस्टल्स में जब नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होगा तो आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। दिस इज नॉट शोन बाय द आयनिक कंपाउंड्स। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर कि आयनिक बॉन्ड्स यानी कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। भाई वो कह रहा है शो करते हैं, गलत कह रहा है डेल्टा, वो मैंने चूज करना था डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, बहुत अच्छा सवाल। इन HF बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 1.9, इसको डिस्कस किया था। हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 होता है तो बॉन्ड आयोनिक होता है। लेकिन HF में स्पेशल केसेस, मैंने इसकी जस्टिफिकेशन भी दी थी कि 1.9 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, उसके बावजूद HF का जो बॉन्ड है दैट इज हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये उसने खुद ही बता दिया। कहता है कि व्हाट द टाइप ऑफ दिस बॉन्ड, द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बल्कि पूछ रहा है। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, और मैंने लेक्चर में इसको हाईलाइट किया था। रीजंस आप पेपर पे देखें, मैं बोल रहा हूं, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए कि क्यों। एक रीजन तो मैंने ये कही थी कि H पॉजिटिव आयन डज नॉट एग्जिस्ट। H पॉजिटिव आयन का मतलब है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करता। इट मींस देयर इज शेयरिंग। whenever there is sharing the bond will be covalent not ionic. So ये देखें, उसकी जो रीजन थी उसका आंसर तो चार्ली मैंने कर दिया, इट्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आप स्टेटमेंट के नीचे जो ऑप्शंस है वो देखें, मैंने लिखी हैं। इट इज इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। दिस बॉन्ड इज बिटवीन द टू नॉन मेटल्स, खूबसूरत आंसर है। दो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक नहीं होगा, वो कोवेलेंट होगा, चाहे जितना मर्जी पोलर हो कोवेलेंट होगा। गॉट इट? तो ये एक जस्टिफिकेशन। दूसरा, HF एलिमेंट हैव द हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज दे कैन नॉट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। ये सारा डाटा मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वो जो दो लाइनें मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक तो दो नॉन मेटल्स हैं, बॉन्ड कोवेलेंट होगा। दूसरी है बात, H पॉजिटिव आयन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 होने के बावजूद बॉन्ड इज हाईली पोलर बट कोवेलेंट। गॉट इट? सो चार्ली ऑप्शन was my answer. Next question पे चलते हैं। Question number 72, dear students, very discussive paper this is. Metallic solids involve metallic bonding and have all of the following properties except properties of metallic solid है, ज़हन में रखिएगा। जो नहीं है वो देखनी है। Basic constituent of metallic solid is atom. Of course atom ही है ना, जिसमें से इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के मूव करते हैं। बी स्टेटमेंट में कहता है आर सॉल्युबल इन द लिक्विड मेटल्स। ठीक, पोलर सॉल्वेंट में कभी सुना है कि आयरन या मेटल या कोई भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए? ऐसा नहीं होता। मेटल्स पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होती। हाँ, मेटल्स अपनी ही लिक्विड मेटल में डिसॉल्व हो जाती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है ना, और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होती। आई थिंक सो ये मेरा आंसर है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक कह रहे हैं। They are hard, malleable and ductile. सारी प्रॉपर्टीज हैं, बीटा प्रॉपर्टी नहीं है। मेटल्स आर insoluble in the polar solvents. Got it? या नॉन पोलर सॉल्वेंट, मेटल्स आर नॉट soluble. हाँ, ये आधी स्टेटमेंट ठीक है कि मेटल्स आर soluble in the liquid metals. Got it? तो बीटा ऑप्शन गलत इसलिए है, जो मेरा आंसर है जो वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 73, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द वेस्पर। वंस अगेन इंफॉर्मेशन टेबल दे दी है जैसा पहला सवाल था। BCl2 है ऑर्बिटल, ठीक है, सेंट्रल 2 एटम्स हैं, नंबर ऑफ द बॉन्ड 2 बन रहे हैं, नंबर ऑफ द लोन पेयर्स कोई नहीं है, EX2 टाइप है, 180 एंगल लीनियर बिल्कुल ठीक है। BF3 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 120 एंगल है, EX3 टाइप बिल्कुल ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है। SO2 नंबर 3 बॉन्ड पेयर्स 3 तो नहीं है भाई, आई थिंक सो कि ये इसने बिल्कुल गलत लिखा है। वॉच ऑन द बोर्ड, मैंने इसे सॉल्व किया फॉर यू पीपल। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, इसका जस्टिफाई करना इसलिए भी जरूरी है, बेशक पड़ा है कि भाई SO2 है, नॉर्मली बच्चा कंफ्यूज हो सकता है लीनियर है, ऐसा नहीं है। सल्फर में पहली बात तो ये मैं जो जस्टिफाई कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली अगर हम SO2 का मॉलिक्यूल देखते हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं अभी वेस्पर की बात कर रहा हूँ। वेस्पर का पोस्टुलेट है कि दो एटम्स के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल लाइन से शो किया जाएगा, वो मैंने शो किया, ठीक है। अब एक लोन पेयर इसके पास बचा है, अब लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है, यू बेटर नो। लोन पेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई, जो एक न्यूक्लियाई के अंदर है उसकी मूवमेंट ज्यादा है, उसका रोल ज्यादा है, ये ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर रहा है। अब अगर तो 3 बॉन्ड पेयर होते तो परफेक्ट 120 डिग्री एंगल होता, लेकिन ये लोन पेयर की डिस्टॉर्शन की वजह से लेस देन 120, इन दोनों के दरमियान की बात कर रहा हूं ना, दो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान लेस देन 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, जो कि आपके सामने जस्टिफाई किया गया है। सो द चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर विच इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 73 में आप पेपर पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द आयनिक करेक्टर। इट्स अ पॉपुलर क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, की बेटर नो। सीजियम फ्लोराइड 92%। अब देखें टेबल में मैंने आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए पेपर में लिखी है, मैं बोल भी देता हूं, बहुत जरूरी है, ये भी पूछा जा सकता है। NaCl एक एग्जांपल दी गई है ना, तो NaCl में 72% आयनिक कैरेक्टर होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर KBr की बात कर रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसमें 77% आयनिक कैरेक्टर होता है। और लिथियम फ्लोराइड की बात कर रहा है, अब लिथियम चूंकि फ्लोरीन से जुड़ा है, बेशक इसका मेटालिक कैरेक्टर पोटेशियम से कम है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड ज्यादा आयनिक है, 84% आयनिक कैरेक्टर है। सो मैंने 4 के 4 की एक्सप्लेनेशन भी दे दी, आप याद कर सकते हैं, आपके लिए बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द मोस्ट पोलर। सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा? अल्फा तो होमोन्यूक्लियर डाइन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 0 होता है। NF में दो नॉन मेटल्स में गैप कम है। CF एंड OF। माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 4A और 7A, अब लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, अब जानते हैं कि हेलाइड्स का कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम होता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, वही केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। हमारे पास ग्रुप 4A 5A 6A की एग्जांपल्स उसने दी हैं, तो इट्स वेरी सिंपल, मेरे पास जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा। कार्बन और फ्लोरीन का 2.5, 4.0, 1.5 इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आ रहा है, द मैक्सिमम पोलर दे आर। सो चार्ली ऑप्शन वेरी सिंपल ऑप्शन। वैल्यूज ना भी याद हो तो ये कॉन्सेप्ट मैं जो रिपीट करता हूं, डियर स्टूडेंट्स, दिस मैटर। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्ट, वो भी फोन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, देखते हैं। पानी में होती है। एथेनोइक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ऑर्गेनिक में, याद रखा ना आपने, वो सॉल्युबल होते हैं पानी में, दे डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखें तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं साइक्लिक डाइमर बनाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सारी केमिस्ट्री आती है, जेन में रिवाइज जरूर की है, इसलिए की है कि आपको पता हो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन जहां पे भी आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ओके, एथेनॉल एल्डिहाइड, इसका मॉलिक्यूल आपके सामने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में क्लियर किया गया है। इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, डाइपोल फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और एथेनॉल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेरी सिंपल, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। एथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 77, all of the following statements are correctly matched for ionic and
कोवेलेंट बॉन्ड्स एक्सेप्ट एक्टिव क्वेश्चन जो नहीं है। आयनिक बॉन्ड में कहता है, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, जिसे कर्नल बॉन्ड भी कहते हैं, इट इज फाउंड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू, डेफिनेशन है बिल्कुल ठीक कह रहा है, और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड की बात कर रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं, इन्फॉर्मेशन है ठीक है। इट इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ठीक है। The migrated electrons belong to only one of the two bonded atoms, exactly. The shared electron pair belongs to the, of course, two bonded atoms. Ionic bond is not directional. अभी बात हुई थी, ionic bond is non-directional. ये directional कह रहा है, यही गलत स्टेटमेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर डायरेक्शनल। और मैंने कहाँ पे लिंक किया था, रिपीट कर रहा हूँ, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म वो तमाम कंपाउंड शो करते हैं जिनमें डायरेक्शनल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स चूंकि आयनिक बॉन्ड रखते हैं, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, इसलिए वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आप Cl नेगेटिव यानी पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। यू नो ना, वन सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, इन वन क्लोराइड इज सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयन। एम्पिरिकल फार्मूला होता है, वो सारी केमिस्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 1,3-butadiene has number of the segment pi bonds. Watch on the whiteboard. मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। See on the whiteboard. 1,3-butadiene मैंने स्ट्रक्चर ही बना दिया। 1,3-butadiene। अब ये स्ट्रक्चर देखें, काउंट कर लें कितने पाई बॉन्ड्स हैं भाई। डाइईन 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, सो 2 पाई बॉन्ड हो गए। बाकी सारे सिग्मा, यहाँ पे स्टूडेंट कॉमनली मिस्टेक कर सकता है कि वो सिर्फ कार्बन कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को देखे। उसने ऑप्शंस भी दिए होंगे ट्रिक करने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि कार्बन कार्बन के दरमियान कितने सिग्मा बॉन्ड है, उसने कहा कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो देखें, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी है, sp2s ओवरलैप, sp2s ओवरलैप, यहाँ पे sp2 ओवरलैप है, गॉट इट, यहाँ पे sp2 ओवरलैप है, बाकी sp2s ओवरलैप्स हैं। तो दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so there are 2 pi bonds and 9 sigma bonds. So beta option, very simple and clear option for you people in front of you. Next चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79. It has been observed that the chemical reactivity of the elements depend upon their, अच्छा chemical reactivity की बात हो रही है, किस पे डिपेंड करती है? Atomic number, relative atomic masses, suitable most answer, electronic configuration, कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है VBT, कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या वैलेंसी है, कितने बॉन्ड बनाएगा। This is being explained by the electronic configuration, my dear students. So Charlie option is my answer. Very simple, very clear. Question number 80. Which one of the following substance is polar in nature? अच्छा देख लेते हैं। CCl4 क्या मैं मेमोराइज करूंगा? हाँ, मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ है CCl4 नॉन पोलर। लेकिन इससे बढ़ के जो कॉन्सेप्ट मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर ज्योमेट्री परफेक्ट हो, कैसे पता चलता है? कोई लॉन पेयर ना हो सेंट्रल एटम के पास, ओके, और जो बॉन्डेड एटम्स हो वो सारे एक जैसे हों। तो CCl4 परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, डायपोल मोमेंट 0 है, नॉन पोलर है, ठीक है। CO2 हम जानते हैं लीनियर ज्योमेट्री है, इंटरनली पोलर है, एक्सटर्नली नॉन पोलर है, नेट डायपोल मोमेंट 0 है, ठीक है। SO3 हमारे पास सेंटर में सल्फर है और परफेक्ट 120 डिग्री के एंगल पे 3 ऑक्सीजन एटम है, एक जैसे एटम है, नॉन पोलर है। क्लोरोफॉर्म CaCl3, CHCl3 4 बॉन्ड है, डोमेन टेट्राहेड्रॉन की ही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन 3 एटम क्लोरीन के हैं और एक हेटेरो एटम आ गया है। जब एक हेटेरो एटम आ गया तो ज्योमेट्री डिस्टर्ब होगी ना, क्योंकि बॉन्ड पेयर की नेचर चेंज होगी, रिपल्शन का क्राइटेरियन चेंज हो गया, बॉन्ड एंगल 109.5 से वेरी कर गया, तो डायपोल मोमेंट एक वैल्यू शो करने लग पड़ी। जब डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाती है then molecule is called as polar. उसने कहा था नॉन पोलर कौन सा नहीं है, so delta option is my answer, very simple. ये सारी बातें once again and again I'm explaining for you people. Question number 81. Which of the following is not the limitation? खूबसूरत सवाल है, पहले तो सवाल को समझें। What do you mean by limitation? जो एक्सप्लेन नहीं करती। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉमन मिसाल देता हूँ, लिंक करता हूँ, मैंने लेक्चर में भी बताया था। लिमिटेशन, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, अल्केन्स बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसकी लिमिटेशन पता है क्या है? वो मीथेन नहीं बनाता। लिमिटेशन जो वो नहीं करता, नॉट लिमिटेशन जो वो करता है।
जो उसके एडवांटेजेस हैं। इसने क्वेश्चन में क्या कहा, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ एस्पर्ट थ्योरी, यानी कि जो काम वो करता है, बाकी सारी उसने गलत ऑप्शन दी होंगी, एक सही ऑप्शन दी होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट, कहता है इट कैन नॉट बी अप्लाई टू द आयनिक कंपाउंड्स। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हमें पता है कि जी इट मतलब कैन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू द आयनिक कंपाउंड्स, हमें पता है ये नहीं अप्लाई होता, नॉट द लिमिटेशन, और आंसर्स में भी नेगेटिविटी, दो नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट करें एक दूसरे के इफेक्ट को, बात ठीक है, लेकिन उसके नॉट द लिमिटेशन, यानी ये जो बातें करेगा वो सही है। वो ये पूछना चाह रहा है कि जो ऑप्शंस मैंने दी हैं वो सही है कि गलत है, और उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन, यानी कि एक लिमिटेशन है तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, नॉट द लिमिटेशन तो एक्सप्लेन करती है। वॉच दिस, बीटा ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज नॉट यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग द ज्योमेट्री ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है पता है हमें, सही कह रहा है, बट नॉट द लिमिटेशन, लिमिटेशन ढूंढनी है, जो लिमिटेशन है जो एक्सप्लेन नहीं करता। इट फेल्स टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द इरेगुलर ज्योमेट्रीज, ठीक है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई ये बॉन्ड पेयर्स की बेसिस पर ही तो ज्योमेट्री की डिस्टर्बेंस को एक्सप्लेन करता है। दिस इज नॉट द लिमिटेशन, इन फैक्ट इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन दैट डाटा। मेरी बात समझ आ रही है? बार बार जिस वर्ड पे लिमिटेशन का मतलब है एक्सप्लेन नहीं करता, नोट द लिमिटेशन एक्सप्लेन करता है। डेल्टा ऑप्शन में वो स्टेटमेंट कह रहा है, वो उसको भी नेगेटिव बना के कह रहा है, कहता है इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई इट डज नॉट क्या, इट टेक इनटू अकाउंट द बॉन्ड पेयर। हाँ तो आप कह रहे हैं कि इट इज नॉट, तो इसका मतलब है दो नेगेटिव का पैच मारेंगे, डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है, ये एक्सप्लेन करता है, इट्स नॉट द लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 82। The bond energy is the average energy which is required to break all the definition की बात कर रहे हैं bond of the particular type in 1 mole of the substance. There are 4 applications of the bond energy. Which one is the most important? अच्छा जी, application of the bond energy जो सबसे important है। बट डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर में बताया था कि बॉन्ड एनर्जी बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी की ओरिजिनल एप्लीकेशन थर्मोकेमिस्ट्री में आती है। थर्मोकेमिस्ट्री में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक सेटअप परफॉर्म करना है, एक केमिकल रिएक्शन कंडक्ट करना है, या एक प्रोडक्ट बनानी है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशन को ज़हन में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये अंदाजा लगाना होता है कि इसके लिए कितनी एनर्जी इकोनॉमी रिक्वायर्ड है। सो एनर्जी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखते हैं। अल्फा, ठीक है, कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज अ पॉइंट, द मोस्ट estimating the enthalpy changes in the reaction. Yes, this is my answer, this is the most suitable answer required, जो को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। So question number 83 की बात करते हैं। Which of the following is incorrect statement about the orbital hybridization? Incorrect statement। बट डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज के पेपर में ये सारे MD कैट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं बार बार इनकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहा हूं। किसी रीजन से, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना ज्यादा जरूरी होता है। उसने कहा कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हैव स्मॉलर एनर्जी डिफरेंसेस, यानी एक ही मेन शेल से होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वन ऑर्बिट कैथोड और सेकंड मेन शेल का पी, ऐसा नहीं। स्मॉल एनर्जी डिफरेंस का मतलब है एक ही मेन ऑर्बिट से बिलोंग करें। The unhybridized p atomic orbitals determine the geometry, बिल्कुल गलत है। क्या unhybridized orbitals ज्योमेट्री में कोई रोल प्ले करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। पाई बॉन्ड तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हम सिंगल लाइन से शो करेंगे दो एटम्स के दरमियान। तो अनहाइब्रिडाइज्ड का ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं है, वो गलत कह रहा है। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। बाकी ऑप्शंस में पढ़ता हूँ। नंबर ऑफ द एटम्स ऑर्बिटल्स मिक्स्ड इज नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी concentrated on one side of the nucleus, बिल्कुल सही करे। it has the loop larger in size, बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, वहां पे बिगर लूप होगा। वेरी सिंपल। सो बीटा ऑप्शन इज इनकरेक्ट, विच इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है which of the following bonds has smaller bond lengths। भाई जितने ज्यादा बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, एक बात,
दूसरा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर क्लोजर होते जाएंगे, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, सो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से छोटा है, ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शंस में देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पाया गया, 1.20 एमस्ट्रैंग, पॉपुलर क्वेश्चन, 120 पिकोमीटर भी कहते हैं इसको, तो दिस इज माय आंसर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एमस्ट्रैंग। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसको देख सकते हैं, टेबल में मैंने सारी डिटेल भी बता दी है कि मेरे पास कार्बन ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड की लेंथ है 122 पिकोमीटर होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 133 to 34 पिकोमीटर होता है। So my answer is the Charlie option. Very simple and clear. Next question, which is the last question of today's very important paper. The gecko, a small lizard. ठीक है, अब ये lizard की climbing की story है. My dear students, MD CAT में आपने concept पे focus करना है. He's telling you the long story about. Like एक question मैंने आपसे share किया था कि वो जो हम number of moles की बात करते थे, वो भी MD CAT का question था, मैं दोबारा share कर रहा हूँ कि smuggler was caught. He was smuggling dash gram of diamonds. How many number of carbon atoms are there? आपको स्टोरीज की बजाय इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि डायमंड में कार्बन होता है और कार्बन के गिवन मास को डिवाइडेड बाय द मोलर मास कर दें तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सो बिल्कुल इसी तरह ये स्टोरी बता रहे हैं कि एक लिजर्ड है जो वॉल्स पे क्लाइंब करती है, चढ़ती है, उसकी पूरी स्टोरी बता रहा है। इट्स अ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। द गेको हैज मिलियंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक हेयर, और उसके आगे उनके डिफरेंट पैड्स होते हैं जो कि स्टिक करती है, जिसकी वजह से मूवमेंट करती है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द attraction between the gecko's toe pad and the glass surface? My dear students, gecko के जो toe pads में मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल या इंड्यूस डायपोल कहते हैं। सो वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर आंसर, Beta option is my answer. Very simple, the van der Waals forces of attraction. Well, my dear students, that was the today's paper. Very important, very important paper that was. I tried कि इसके अंदर जितनी भी repetition of concept है उनको आप लोगों के लिए again and again explain किया जाए और आपको question की understanding में मदद मिले। उम्मीद करता हूँ इसकी बेसिस पे आपका टेस्ट इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।